हेलो स्टूडेंट्स, चलिए हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी प्लांट में रिप्रोडक्शन की बात करी थी। हमने उसमें बात करी थी मेल क्या होता है, फीमेल पार्ट क्या होता है, मेल के कितने सारे पार्ट्स होते हैं, एंथर की बात करी, पॉलन ग्रेन्स की बात करी हमने उसमें। ठीक है, पॉलन ग्रेन्स के स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं उसकी बात करी, पॉलन स्ट्रक्चर की बात करी, सॉरी हमने माइक्रोस्पोरेंजिया की बात करी हमने। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिया में क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं पॉलन ग्रेन्स कैसा होता है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ पॉलन ग्रेन्स, पॉलन ग्रेन्स रिप्रेजेंट्स द मेल गैमेटोफाइट्स। ऑब्वियसली ये क्या चीज है, हमारा मेल गैमेटोफाइट्स है। ओके, नाउ पॉलन ग्रेन्स represent the male gametophytes. Pollen grains are generally spherical, measuring about 25 to 50 micrometer in diameter. ओके, इसका साइज क्या होता है, कैसा होता है, ज्यादातर स्फेरिकल होते हैं, स्फेरिकल। ओके, ज्यादा स्फेरिकल होते हैं ये। इसका मतलब इसका डायमीटर क्या हो गया आपका 25 टू 50 के आसपास इसका डायमीटर होता है। नीट का क्वेश्चन है। इसके अंदर दो लेयर होती है, इट इज हैविंग अ टू लेयर्ड वॉल। इसके अंदर दो पॉलन ग्रेन्स की बात करें, दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, इसके अंदर जो वॉल्स होती है वो दो वॉल्स होती है, एक इंटाइन और एक एक्साइन। क्या वॉल होती है, इंटाइन और एक्साइन, दो तरह की इसके अंदर वॉल्स होती हैं। चलिए देखें यार। Now the pollen grains are generally spherical, measure about ये बता चुका हूं। It has approximately two layers, what the hard outer layer called the exine। बाहर की जो लेयर होती है, the outermost layer, this is outermost layer, this is basically what, exine। okay, this is your exine, is made up of sporopollens, pollens। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये नीट के लिए आ गया क्वेश्चन है। ओके, ये नीट का क्वेश्चन आ गया, द हार्ड आउटर लेयर। नाउ दिस इज हार्ड, बाहर की तरफ कैसी लेयर होती है, जो बाहरी लेयर होती है बेटा वो हार्ड होती है। ओके, इसकी बनी होती है स्पोरोपोलेंस की बनती है, व्हिच इज वन ऑफ द मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नोन। ये क्या है, बहुत ही हार्ड होता है। अब देखो मेरी बात सुनो, सब लोग ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, ठीक, ऑनलाइन ऑर्डर कराया जाता है तो ऑनलाइन ऑर्डर में देखो आप, सबसे पहले बाहरी जो लेयर होती है, जो बाहर बॉक्स आता है वो बहुत हार्ड होता है। उसके बाद अंदर की तरफ जो लेयर होगी वो थोड़ी सी सॉफ्ट होगी। ठीक है, उसके अंदर क्वेश्चन लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर जैसे बबल्स वगैरह होता है, बबल रैप जो होती हैं उस तरह कुछ आता है। ठीक है ना, इसी तरह यहाँ पे बाहरी लेयर जो होगी वो होगी हमारी स्पोरोपोलेंस की होगी। ये एक हार्डेस्ट मटेरियल है, इट कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर, ये बहुत हाई टेम्परेचर को मतलब सस्टेन कर सकता है। स्ट्रॉन्ग एसिड, एल्कलाइन, स्ट्रॉन्ग एसिड को, एल्कलाइन को, इनको भी ये सस्टेन कर सकता है या उनको उसमें ये जिंदा रह सकता है। नो एंजाइम दैट डिग्रेड्स पॉस्फोरस इज नोन एज फोस्फोर, यानी कोई भी ऐसा एंजाइम अभी तक नहीं बना है जो इसको डिसॉल्व कर सके। लेकिन होता क्या है कि तभी डिसॉल्व होता है जब ये आपका स्टिग्मा पे जाके अटैच्ड होगा। स्टिग्मा पे जाके अटैच होगा। स्टिग्मा और पॉलन जो होता है इसके बीच में केमिकल रिएक्शन होता है। इट्स नॉट इन एनसीईआरटी, आई रिपीट, क्या होता है, जैसे ही ये आपका यहां पे क्या हुआ, ये आपका यहां पे पहुंचा, पहुंचने के बाद जैसे पॉलन ग्रेन यहां पहुंचा है, इसके बीच में उसके बीच में एक केमिकल रिएक्शन होगा। इन दोनों के बीच में क्या होगा, एक केमिकल रिएक्शन होगा। ये केमिकल रिएक्शन जो होगा, केमिकल रिएक्शन होने के बाद ये यहां से फिर एक ट्यूब बनाएगा, पॉलन ट्यूब, इसको एक्सप्लेन करूंगा बाद में। ओके, चलिए देखें जरा। पॉलन ग्रेन ये जो एक्साइन होती है हैज पोलर स्ट्रक्चर, अपर्चर नोन एज जर्म। अब ये जो हमारी पूरी कहानी थी, ये हमारा पॉलन ग्रेन हो गया। पॉलन ग्रेन में आउटर मोस्ट लेयर जो होती है वो एक्साइन होती है, अभी बताई मैंने आपको। इस एक्साइन किससे बनी होती है, ये आपकी स्पोरोपोलेंस की बनी होती है। इसमें एक जगह ऐसी होती है, एक जगह ऐसी होती है, इसको हम जर्म पोर कहते हैं। क्या कहते हैं, जर्म पोर। ये जर्म पोर जो होता है, दिस इज बेसिकली इंपॉर्टेंट। क्यों, क्योंकि यहां पे स्पोरोपोलेन एक्सेंट होता है। ओके, उसके बाद pollen grains are well preserved as fossil because of the presence of sporopollen।
स्पोरोपॉयन की वजह से ही, क्योंकि हार्ड स्ट्रक्चर है, ये फॉसिल में भी हमें मिला है। फॉसिल मतलब क्या होता है आपको पता है? फॉसिल्स मतलब होता है जब आप बात करें कि जैसे कोई प्लांट है, ठीक है, हमने शायद 11th में नहीं, हमारे में नहीं पढ़ा है। क्या होता है फॉसिल्स? क्या होता है, कोई चीज दब गई, फ्लावर है, किसी को फ्लावर मिला होगा, हो सकता है किसी को मिला हो, उसने क्या किया, उसने अपनी कॉपी के अंदर रख दिया, ठीक है, उसने कॉपी के अंदर रख दिया। अब जाके आपको कभी मान लो आज से 10 साल बाद, ठीक है, आज से 10 साल बाद आपने कभी भूले भटके, चलो देखें यार बायोलॉजी किताब में क्या था, केमिस्ट्री किताब में क्या था, आपने उस किताब को खोला, आपको वहां पे उस फूल का कुछ मार्क लगा, एक मार्क सा दिखाई दिया, फूल तो सूख गया, फूल सूखने के बाद हटा दो, फिर भी आपको एक मार्क दिखता है, या फूल जो है वो उस पर चिपक जाता है। दिस इज नोन एज बेसिकली फॉसिल। ये तो 10 साल वाली बात है, लेकिन जो हजारों या 100-200 साल पुरानी बात होगी उसको बेसिकली फॉसिल बोलते हैं, लेकिन वो भी एक तरीके का फॉसिल में भी आता है। तो आपको याद है भैया फूल था, आपको फूल उठाते ही याद आ गई, ये दिया गया था, यादें ताजा हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पॉलन ग्रेन्स की। तो पॉलन जो है उसमें स्पोरोपॉलन होता है, जिसकी वजह से जो है फॉसिल्स का मतलब फ्लावर का पता चलता है पॉलन कैसा था, उसके क्या क्या फीचर्स थे वो पता चलता है। द इनर वॉल, उसके बाद जो अंदर की जो वॉल होती है, उसके बाद जो अंदर की जो वॉल होती है, द इनर वॉल ऑफ द पॉलन ग्रेन इज नोन एज इंटाइन। इसको क्या कहते हैं? इंटाइन कहते हैं। इट इज अ थिन कंटीन्यूअस लेयर मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन। हाँ भाई, फेवरेट टॉपिक 11th का बायोमोलिक्यूल्स, रोनित का फेवरेट टॉपिक है। सेलुलोज, पैक्टिन, श्वेता का भी फेवरेट टॉपिक है ये, सेलुलोज, पैक्टिन, ठीक है। तो किसकी बात करें, दोबारा एक बार रिपीट करते हैं। इसके अंदर दो लेयर्स होती हैं, बाहरी लेयर, आउटर लेयर, इसको हम एक्साइन कहते हैं, अंदर की लेयर हम इंटाइन कहते हैं। एक्साइन जो होती है वो किसकी बनी होती है? आपकी स्पोरोपॉलन की बनी होती है। अंदर उसके बाद इसमें एक जगह ऐसी होती है जहां पे स्पोरोपॉलन नहीं होता है, इसको हम कहते हैं जर्म पोर। अंदर की तरफ जो होती है इट इज नोन एज योर इंटाइन, इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन। ओके, चलिए, वेरी गुड। नाउ आपकी एनसीईआरटी में ये डायग्राम दे रखा है। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्यों है देखें, ये जो आप देख रहे हैं दिस इज अ पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है, लेकिन इसमें एक चीज है जो हमें ध्यान रखनी है, वो है दिस इज बेसिकली इमैच्योर पॉलन ग्रेन एंड दिस इज अ मैच्योर पॉलन ग्रेन। क्या है? दिस इज इमैच्योर पॉलन ग्रेन, दिस इज मैच्योर पॉलन ग्रेन। अब इसका डिफरेंस क्या है उसको देखिए सर। Now pollen grain is immature. Pollen grain is mature. It contains two cells. जो mature होता है, जो pollen grain mature होता है, उसके अंदर दो cells होते हैं, और जो immature होता है उसके अंदर सिर्फ एक सेल होता है। देखिए जरा क्या बवाल है, ये हमारा क्या हो गया? What is this? This is basically your immature. इसमें एक सेल, एक न्यूक्लियस। जैसे जैसे ये बड़ा होगा इसका साइज बढ़ता चला जाएगा। साइज बढ़ने के साथ साथ इसके अंदर क्या होंगे? वैक्यूल्स डेवलप होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। इसके अंदर वैक्यूल्स बनेंगे। अब 2 बनते 3 बनते ऐसे कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन वैक्यूल्स बनना शुरू हो जाते हैं। वैक्यूल्स बनने के बाद एक बड़ा वैक्यूल बन जाएगा, और ये जो हमारा एक सेल था, सॉरी एक न्यूक्लियस था, नाउ दिस विल बी हैविंग अ डिवीजन एंड देन दिस एंटायर सेल विल डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ये पूरा सेल जो होगा ये 2 भागों में बढ़ जाएगा। यानी हमारे पास क्या था? हमारा जो सेल था ये क्या होगा? इट विल डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है। यहाँ पे हमारा सिर्फ एक न्यूक्लियस था, अब यहाँ पे हमारा 2 न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या हो गया? ये भी हमारे 2 न्यूक्लियस हो गए, लेकिन ये एनी रहेंगे, ठीक है। ये एनी रहेंगे, ये 2n से 2n का सिस्टम नहीं है, क्योंकि आपको पता है पॉलन ग्रेन इज n होता है, n होता है तो n के एनी रहेंगे। इसमें 2 तरह के जो सेल बनते हैं, एक बनता है वेजिटेटिव सेल जो कि बड़ा होता है, इसके अंदर खाना पीना रहता है। दूसरा होता है जनरेटिव सेल जो कि छोटा होता है, ठीक है। एक और कर लेते हैं। ये एक सेल हुआ, इसके अंदर क्या हुआ? ये पहले एक न्यूक्लियस था,
दिस विल हैव, ये डेवलप्ड होगा, डेवलप होने के बाद इसमें दो भागों में ये डिवाइड हो जाएगा। एक जो होगा, जो बड़ा वाला पार्ट होगा, उसको हम कहेंगे वेजिटेटिव, उसको हम कहेंगे वेजिटेटिव, और दूसरा हम कहेंगे इसको जनरेटिव। ठीक है, चलिए देखिए, द पॉलीग्रेस इन मैच्योर कंटेन्स टू सेल, जनरेटिव सेल एंड वेजिटेटिव सेल। ठीक है, वेजिटेटिव सेल जो होता है हमारा, वेजिटेटिव सेल जो होगा, इट इज अबंडेंट फूड, इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारा फूड होता है, ये लार्ज होता है, इरेगुलर शेप न्यूक्लियस, का न्यूक्लियस जो होता है इरेगुलर होता है। नीट क्वेश्चन, नीट। नेक्स्ट, जनरेटिव सेल, जनरेटिव सेल कैसा होता है, इट इज स्मॉल एंड फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म। क्या मतलब है, जो वेजिटेटिव सेल है हमारा, उसके अंदर ये छोटा सा एक पार्ट होगा, इसके अंदर न्यूक्लियस होगा, ये हमारा जनरेटिव सेल हो गया, ये इसमें घूमता रहेगा, ये इसमें आपका घूमता रहेगा। यानी कि कटोरी लो, उस कटोरी में आप एक कंचा डालो या कोई भी चीज डालो, उसको शेक करोगे तो जो कंचा है दैट इज योर जनरेटिव सेल, और जो कटोरी है वो आपकी क्या होगी, वेजिटेटिव सेल होगी। ओके, द वेजिटेटिव सेल इज बिग, इसके अंदर बहुत बड़ा होता है, ये आपको बता चुका हूं मैं, ये बड़ा होता है, इसके अंदर बहुत सारा खाना स्टोर होता है। ठीक, और जनरेटिव सेल जो होता है वो छोटा होता है। Now, over 60% of the angiosperms polymerase are shed at its 2 cell stage. इसके अंदर दो सेल स्टेज, कौन-कौन सेल स्टेज जो थी हमारी, कौन सी बताया मैंने आपको भी, दो सेल स्टेज हो गई आपकी, जनरेटिव सेल और आपका वेजिटेटिव सेल। ठीक है, दो सेल स्टेज हो गई। इन द रिमेनिंग स्पेसीज द जनरेटिव सेल्स डिवाइड होता है मेम्ब्रेनली टू गिव राइज टू द टू मेल गैमेट्स बिफोर पॉलीमरेज आर शेड। अब क्या हो जाएगा, 3 सेल स्टेज बन जाएगी इसके लिए। देखो क्या मतलब है, जो पॉलीमरेज होता है इसके अंदर दो स्टेज हो सकती है, 2 सेल स्टेज एंड 3 सेल स्टेज। ठीक है, 2 सेल स्टेज एंड 3 सेल स्टेज। जो 2 सेल स्टेज है, जो हमारी 2 सेल स्टेज है, उसमें क्या हो रहा है, देखिए जरा, जो 2 सेल स्टेज है इसके अंदर क्या होगा, एक तो आपका जनरेटिव सेल, एक आपका वेजिटेटिव सेल। ठीक है, लेकिन जब 3 सेल स्टेज हो जाती है, ये तो 60% हो गया मैक्सिमम, लेकिन बाकी जो 40% बचे हैं उसके अंदर कुछ कहानी चलेगी, इसमें 3 सेल हो जाएगा। मतलब जो हमारा जनरेटिव सेल्स था, दिस विल डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। जनरेटिव सेल जो होगा इन 2 भागों में बढ़ जाएगा, और जो हमारा वेजिटेटिव सेल्स था वो वैसा के वैसे रहेगा। तो ये हमारा क्या है, देखो, दिस इज योर 2 सेल स्टेज, ये हमारा 2 सेल स्टेज हो गया, ये हमारा 3 सेल स्टेज। ठीक है, देखो ये हमारा क्या है, ट्यूब। अब क्या होगा, ये जो हमारा वेजिटेटिव सेल जो था, ये जो हमारा वेजिटेटिव सेल्स था, ये आपको क्या बनाने हेल्प करेगा, ये बेसिकली हेल्प करता है पॉलन ट्यूब बनाने में। तो पॉलन ट्यूब क्या होता है, पॉलन ट्यूब क्या होता है, इसको देखें, ये हमारा फीमेल पार्ट, यहां पे पॉलन ग्रेन, ये पॉलन ग्रेन आपके, ये पॉलन ग्रेन यहां पहुंचा, ये पॉलन ग्रेन यहां पहुंचा, यहां से अंदर की तरफ यहां पे क्या होगा, यहां पे हमारा एग प्रेजेंट होगा, समझाऊंगा उस बात में। यहां पे एग प्रेजेंट होगा इस जगह, यहां से पॉलन ट्यूब बनेगा। दिस पॉलन ट्यूब विल पास एंटायर योर स्टाइल एंड अटैच टू द एग। तो यहां शुरू हुआ और यहां से पूरा घूमता हुआ ये एग पे जाके मिल जाता है। ठीक है, तो ये एग पे जाके मिलता है, यहां पे जाके इसका फर्टिलाइजेशन होगा। ओके, यहां पे जाके क्या होगा, इसका फर्टिलाइजेशन होगा। तो यहां पे क्या होगा, ये जो पॉलन ग्रेन था यहां पे अटैच हो गया। अब ये जो बन रही है आपकी पॉलन ट्यूब, दिस इज योर पॉलन ट्यूब, ये हमारी क्या है, पॉलन ट्यूब है, ये हमारी पॉलन ट्यूब है। ठीक, तो ये पॉलन ट्यूब जो बन रही है, ये जो पॉलन ट्यूब बन रही है, ये पॉलन ट्यूब कौन बनाता है, आपका वेजिटेटिव सेल। ओके बेटा जी, ये हमारा वेजिटेटिव सेल बना है, तो ये पॉलन ट्यूब यहां बना दी और फिर जाके ये अटैच हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे जो लास्ट चैप्टर में हमने पार्थेनोकार्पी पढ़ा था, ठीक है, जिसमें कि विदाउट फर्टिलाइजेशन से होता है। तो होता क्या बेटा उसमें, उसको समझाने की कोशिश करता हूं मैं। जब ये ट्यूब बन रही होती है, अगर मान लो किसी भी रीजन की वजह से ये पॉलन ट्यूब वहां तक ना पहुंचे, ठीक है, ये पॉलन ट्यूब वहां तक ना पहुंचे, यानी कि
जाइगोट यानी कि एग से जाके नहीं मिलता, तब वहां पे आपके पार्थेनोजेनेसिस हो जाता है। ठीक है, एक बात लगा के फाइन। नाउ pollen grains of many species cause severe allergies and bronchial affection in some people, often leading to chronic respiratory disorders, asthma, bronchitis, etc. It may be mentioned that Parathenium or the carrot grass that came in India as a contaminant with the important wheat. क्या मतलब हुआ भाई, सीधी सी बात है, क्या हुआ यहाँ पे जो pollen grain है वो एलर्जी भी करता है। ठीक है, एलर्जी बहुत करता है, यानी कि अगर मान लो गले में चला जाता है, किसी किसी को छींक से एलर्जी, किसी को सॉरी डस्ट से एलर्जी होती है। कभी देखा होगा आपने, कोई गांव में जा रहा है वहाँ धूल धक्कर से, या खेतों में से निकलो, पता नहीं जिसके घर में गाँव में कोई गया हो तो उसको पता हो कि जब हवा चलती है तो सरसों वरसों के शायद पॉलिन्स निकलते हैं, तो वो आपकी नाक में जाते हैं, तो बहुतों को छींक आ जाती है उससे, तो दैट इज बेसिकली एलर्जी हो जाती है इसमें। इसके बाद pollen grains जो होती है इसके न्यूट्रिशन भी होता है, बिकॉज बेसिकली इट्स अ प्रोटीन, इसके अंदर प्रोटीन स्ट्रक्चर भी पाया जाता है। ठीक है, इसके साथ pollen की टैबलेट्स बनाई जाती हैं जो कि फूड सप्लीमेंट में काम करती है। प्रोटीन है, इसका मतलब ये इट कैन बी यूज्ड एज अ फूड सप्लीमेंट आल्सो इन ए लार्ज नंबर ऑफ pollen produced in the forms of टैबलेट्स। टैबलेट सिरप की यूज होता है जो मार्केट में इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ ये आपके एथलीट्स यानी कि इंस्टेंट एनर्जी में भी ये हेल्पफुल होता है। ओके, स्थानीय इसमें now when once they are shed, pollen grains have to land on the stigma before they lose visibility if they have to bring about fertilization। यानी कि pollen grain जो है वो जो है वहां से निकला, कहां से, आपके एंथर से निकला, यहां पहुंचा, इसको यहां पहुंचना है। अगर ये यहां नहीं पहुंचा तो ये इसकी जो फर्टिलिटी है वो खत्म हो जाएगी, तो इसको एक पर्टिकुलर टाइम में वहां पहुंचना है, वरना इसकी फर्टिलिटी जो होती है वो खत्म हो जाएगी। ओके, द पीरियड फॉर व्हिच pollen grains remains variable, highly variable, and to some extent depends on the temperature and humidity। क्या मतलब है, टेम्परेचर ह्यूमिडिटी डिपेंड करता है। अगर मान लो टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा हो सकता है वो खराब हो जाए, ह्यूमिडिटी ज्यादा होगा तो पानी ज्यादा है तो वो कहीं चिपक जाएगा। हमने पॉलिनेशन पढ़ा है, हमने लास्ट चैप्टर में हमने पॉलिनेशन बारे में पढ़ा था, विंड के द्वारा इसके द्वारा होता है। इस चैप्टर में बहुत सारे फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, नाउ इन सम सीरियल्स सच एज राइस एंड व्हीट, pollen grains lose within 30 मिनट्स ऑफ देयर रिलीज। 30 मिनट के अंदर रिलीज होने के 30 मिनट के अंदर उसकी जो क्या कहते हैं क्षमता होती है रिप्रोडक्शन करने की या फर्टिलाइजेशन करने की, वो खत्म हो जाती है। नाउ इन सम मेंबर्स ऑफ Rosaceae and Leguminosae and Solanaceae they maintain vigil for months। क्या होता है, मंथ्स तक ये सस्टेन कर सकती है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नीट के हिसाब से, ठीक है। You may have heard about storing the semen, sperms of many animals including humans for artificial insemination। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या होता है, हम इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मतलब आर्टिफिशियली स्पर्म्स को एग के पास लेके आते हैं। आर्टिफिशियली क्या करते हैं, स्पर्म को एग के पास लेके आते हैं ताकि फर्टिलाइजेशन कर सके। इसी तरह यहाँ पे हम pollen grains को भी स्टोर कर सकते हैं फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ओके, नाउ इट्स पॉसिबल टू स्टोर pollen grains फॉर लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज फॉर इयर्स। लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर होता है। -196 सेल्सियस में ये डिक्यूशन हो सकता है। तो लिक्विड नाइट्रोजन का जो टेम्परेचर होता है वो -196 डिग्री सेल्सियस होता है। सच स्टोर्ड pollen कैन बी यूज्ड एज pollen banks। क्या होता है, pollen banks जैसे ब्लड बैंक होती है, इसी तरह pollen banks भी होती हैं जहाँ पे pollen grains को स्टोर किया जाता है। सिमिलर टू द सीड बैंक्स, जैसे सीड बैंक होती है इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स, जैसे कि क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स की बात करें। ओके, नेक्स्ट, चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बात करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।